वेलकम स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ, मस्त एवं शानदार होंगे। साथ ही साथ अपनी तैयारी को मजबूत बना रहे होंगे। जैसा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर वैद्युतिकी का 3 लेक्चर अपलोड हो चुका है, मैं आशा करता हूँ आप उसे देख चुके होंगे। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो कृपया करके उसे देख लें ताकि आप इस चैप्टर में अच्छे से समझ पाएँ। तो आइए हम अपना चौथा लेक्चर जो आपका है स्थिर वैद्युतिकी का, जो हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उसी को शुरू करते हैं। इस लेक्चर में हम अध्यारोपण के सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा हुआ है, दो आवेशों के बीच जो आपका वैद्युतीय बल लगता है कूलम के नियम से निर्धारित होता है। लेकिन हम यहाँ देखेंगे यदि किसी सिस्टम में बहुत सारे आवेश हो, उस आवेश के कारण किसी अन्य आवेश पे लगने वाले बल को डील करेंगे। तो आइए देखते हैं इस चीज़ को। इसे कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। तो आइए समझते हैं और लिखते भी चलते हैं। तो देखते हैं हेडिंग क्या डालेंगे, अध्यारोपण का सिद्धांत। इसमें क्या होगा, इसमें बहुत सारे आवेश होंगे, ठीक है ना। किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों के कारण हम वैद्युतीय बल का निर्धारण करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे इस चीज़ को। हम हेडिंग डालेंगे क्या, अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अध्यारोपण का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये क्या करता है, तो आइए देखते हैं। इसमें क्या होंगे, बहुत सारे आवेश होंगे, ठीक है। हम कुछ आवेश लेते हैं। हम एक आवेश Q1 ले लेते हैं, एक आवेश इस सिस्टम में Q2 ले लेते हैं, एक आवेश Q3 ले लेते हैं, एक आवेश Q4 लेते हैं। इसमें बहुत सारे आवेश भी ले सकते हैं, बस हम इसको समझा रहे हैं आपको। तो हम मान लीजिए इतने सारे आवेश ले लिए, ये सभी क्या होंगे, बिंदु आवेश हैं, ठीक है ना। ये सभी बिंदु आवेश हैं। इसे हम मान लेते हैं कोई बिंदु A, इसे B, इसे C, इसे D मान लेते हैं। ये 4 आवेश हैं। किसी सिस्टम में बहुत सारे आवेश भी हो सकते हैं, जैसे इनको करेंगे उसको वैसे उन सबको कर लेंगे, ठीक है ना। तो हमें क्या देखना है, हमें देखना है इसमें से किसी भी बिंदु पे हमें वैद्युतीय बल देखना है इनके कारण, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे, मान लेते हैं हम इस पे, हमें A पे इनके कारण जो नेट फोर्स है, इसमें नेट इलेक्ट्रिक फोर्स है, मतलब परिणामी बल है, उसी को देखना है, ठीक है ना। हमें ए पे इन सभी आवेशों के कारण नेट फोर्स देखना है इस चीज़ पे। तो हम क्या करेंगे, मानते हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस हो, ठीक है ना, ये भी तो मानना पड़ेगा ना हमको। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस R1 हो, R2 हो, R3 हो, क्लियर। तो हम क्या करेंगे, ये डिस्टेंस मान लेते हैं R1 हो, इनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस ये क्या है, R2 हो, और ये क्या है, R3 हो, ठीक है। हमें क्या देखना है, हमें देखना है इस बिंदु A पे इन तीनों आवेशों Q2, Q3 और Q4 के कारण क्या बल लगेगा। तो आप इस बात को भली भांति जानते हैं कि इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल का निर्धारण कूलम के नियम से होगा। इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल का निर्धारण कूलम के नियम से होगा। इन दोनों आवेश के बल के लगने वाले बल का निर्धारण कूलम के नियम से होगा, ठीक है। तो अगर हम मान लेते हैं दोनों सभी पॉजिटिव चार्ज हों, क्या हों, सभी पॉजिटिव चार्ज हों, ठीक है। तो मान लेते हैं कि सभी कैसे चार्ज हों, पॉजिटिव चार्ज हों, ठीक है ना। तो ये नियम क्या कहता है, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है, इन पे जो लगने वाला नेट बल है, अगर मानते हैं अगर वेक्टर F हो ना, वो चीज़ अगर वो वेक्टर F हो, ए पे लगने वाला नेट फोर्स वेक्टर FA मान लेते हैं, ठीक है ना। तो ए कुछ और नहीं होगा, इन सभी बलों का इस पे लगने वाले बलों का सदिश योग होगा। तो देखिए ए क्या कहता है, वेक्टर FA इज इक्वल टू, इसके कारण जो इस पे बल लग रहा है ना, इस बिंदु के कारण, बिंदु B के कारण पहले देखते हैं, इसके कारण जो इस पे बल लग रहा है वो क्या होगा, स्टार्टिंग में बताएं जिस बिंदु के कारण लगेगा उसको बाद में लिखेंगे, और जिस बिंदु पे लगेगा उसको पहले लिखेंगे। तो ये क्या होगा, वेक्टर FAB, B के कारण लग रहा है ना बिंदु A पे, प्लस अब इस बिंदु के कारण इस पे कौन सा बल लगेगा, जिस पे लग रहा है उसको पहले लिखते हैं, वेक्टर FA, जिसके कारण लग रहा है C, तो वेक्टर FAC हो जाएगा, क्लियर। और ये क्या है, प्लस इस बिंदु के कारण लगेगा इसमें, ठीक है ना। अब बिंदु D के कारण बिंदु A पे कौन सा बल लगेगा, वेक्टर AD, ठीक है ना। अब देख रहे हैं ना, A पे हम बिंदु B, C तथा D के कारण जो बल लग गया,
इसी को ऐसे लिख दिए। यही आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बताता है। कहने का मतलब इससे हम ये निष्कर्ष निकालते हैं, किसी भी बिंदु, किसी सिस्टम में किसी भी बिंदु पे जो आपका नेट बल लगेगा, परिणामी बल लगेगा, उन सभी बिंदुओं जो उसको छोड़कर जो सभी बिंदु हैं ना, उनके आवेशों के कारण लगने वाले जो बल हैं उनका सदिश योग होगा। इसी चीज़ को हम ऐसे लिख लेंगे, ठीक है ना। अगर बी पे बात किया जाए तो इन तीनों आवेशों के कारण लिख दिया जाएगा इसी प्रकार से, ठीक है। अब मैं आशा करता हूँ मैं बात समझ गए होंगे आप, ठीक है ना। इसी को क्या कहते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। और इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे कि हम दो सदिशों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक चीज़ आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, इन दोनों आवेशों के कारण है ना, जो इन दोनों आवेशों के बीच का जो वैद्युतीय बल लगेगा, इस आवेश कारण इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो भी बल इनके बीच का लग रहा है ना, वो सेम ही रहेगा। ए आवेश अगर आएगा ना Q4, तो इसके कारण इस पे जो लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स है, परिणामी बल है, वो बदल जाएगा, ठीक है। और इनके कारण इनके बीच जो बल लग रहा है ना कूलम का नियम से, ठीक है, वो बल सेम ही होगा, भले ये आवेश आए, लेकिन इसके कारण इस पे जो बल लगेगा, नेट फोर्स बदलेगा। इनके कारण इनके बीच का जो बल रहेगा वो कांस्टेंट होगा। क्लियर। तो इस चीज़ को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो वीडियो को पास करके इसे नोट कर लीजिएगा। मैं आशा करता हूँ आप नोट कर लिए होंगे। इसको हम लिखेंगे कैसे, हम लिखेंगे किसी निकाय में, ठीक है ना, इसी निकाय में यदि बहुत सारे आवेश हो तो किसी एक आवेश पे वैद्युतीय बल अन्य आवेशों पर लगने वाले उस बिंदु पर अन्य आवेश पर लगने वाले बलों का सदिश योग होता है, जैसा कि यहाँ पर हमने बताया हुआ है ये चीज़, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ऐसे लिख लेंगे, समझ में आया। तो इसको हम लिखवाएंगे नहीं, हमने बता दिया, आप इसको ऐसे लिख लेंगे। आइए देखते हैं इस पर कुछ रिलेटेड न्यूमेरिकल, जिससे आप इस पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, इस चीज़ को हम इरेज करते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं इस पे कुछ न्यूमेरिकल। जैसा कि आप जानते होंगे कि अगर इसमें n हो ना, अगर इसी में हम लिए इस पे n हो, तो ये क्या होगा, वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3 एंड सो ऑन वेक्टर Fn हो जाएगा, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं इससे कुछ न्यूमेरिकल जो आप से पूछे जा सकते हैं। तो आपसे पूछ देगा, अगर ये कोई समबाहु त्रिभुज हो ना ABC, ठीक है ना, इस पर भी क्या हो, प्लस Q चार्ज हो, इस पर भी क्या हो, प्लस Q चार्ज हो, और इस पर भी क्या हो, प्लस Q चार्ज हो, ठीक है, समझ में आया। इस पर भी क्या हो, प्लस Q चार्ज हो। तो इस पर क्या होगा, अगर यहाँ की दूरी स्मॉल है, इसकी भी दूरी स्मॉल है, इसकी भी दूरी स्मॉल है, ठीक है ना। तो आपको किसी बिंदु A पे नेट फोर्स ज्ञात करना है, इस पे जो लगने वाला परिणामी बल है उसे ज्ञात करना है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, FA, वेक्टर FA ज्ञात कर लेना है, ठीक है ना। मतलब A पे लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसी चीज़ को। तो अब हम देखेंगे क्या, ये बिंदु A है, ठीक है ना, इस पे किस आवेश के कारण बल लगेगा, इस पे B और C आवेश के कारण लगेगा, ठीक है ना। मतलब चार्ज B और चार्ज C के कारण यहाँ पे इस पे फोर्स लगेगा। तो यहाँ पर डायरेक्शन हम डिसाइड कर लेते हैं। तो पहले यहाँ देखिए, A बिंदु B के कारण बिंदु A पे कौन सा बल लगेगा, FAB। तो प्लस के कारण प्लस के पे क्या होगा, रिपल्सन, मतलब प्रतिकर्षण बल लगेगा। यहाँ से A क्या जाएगा, ऐसे कुछ जाएगा। इसे क्या कहेंगे, कौन सा है बल, वेक्टर FAB, ठीक है, समझ में आया। और इसके कारण इस पे कौन सा बल लगेगा, बिंदु C के कारण बिंदु A पे कौन सा बल लगेगा, A भी प्रतिकर्षण का लगेगा, क्योंकि दोनों चार्ज, दोनों आवेश सेम है, ठीक है ना। तो A भी क्या होगा, इधर लगेगा कुछ ऐसे। ये क्या होगा, वेक्टर FAC, ओके। ये क्या होगा, वेक्टर FAC, समझ में आया। तो A वाला आप जानते हैं कि एक समबाहु त्रिभुज है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना। तो इसके जो प्रत्येक कोणों का यहाँ होगा, ये भी 60 डिग्री का हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री का हो जाएगा, और ये भी 60 डिग्री का हो जाएगा। क्लियर। तो आप जानते हैं कि बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल के कारण ये जो आपका शीर्षाभिमुख कोण होगा, ये भी हो जाएगा 60 डिग्री का, ठीक है ना। तो आप इस भली भांति जानते हैं, यदि दो वेक्टर है ना, अगर दो वेक्टर हैं, ऐसे यहाँ पर देख लीजिएगा, एक चीज़ लिख लीजिएगा आप, अगर ये वेक्टर F1 हो और ये वेक्टर F2 हो, ठीक है, अगर ये वेक्टर F2 हो, इनके बीच का एंगल थीटा हो, ठीक है ना, और वेक्टर R बराबर आपका हो वेक्टर F1,
प्लस वेक्टर F2, ठीक है। अब तो हम क्या करते हैं, वेक्टर आर क्या होता है, इसी के हम देखो इसी के समांतर इस पे हम जोड़ते हैं। अब वेक्टर को दो को कब जोड़ पाएंगे, जब पहले वेक्टर के ऐसे अगर दो वेक्टर हो ना ऐसे करके, तो हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे कैसे, पहले इसको अगर मान लेंगे तो इसके पूंछ को सॉरी इसके शीर्ष को इसके पूंछ से जोड़ेंगे, जैसे कि इधर दिख रहा है इसी से मैग्नीट्यूड का ऐसे, तो क्या होगा, पहले वाले को पूंछ से दूसरे वाले के शीर्ष को मिला देंगे, यही इसका रिजल्टेंट बन जाता है। तो यहाँ भी हम वही काम करेंगे, अगर ऐसा नहीं है ना तो इसके हम समांतर ले लेंगे और उतने ही मैग्नीट्यूड का ले लेंगे तो ए वेक्टर सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसी के समांतर ऐसे ले लेंगे, ठीक है ना, यही आपका वेक्टर यही होगा F2 होगा, यही आपका रिजल्टेंट क्या होगा, वेक्टर R हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। तो माड ऑफ वेक्टर R क्या होता है, जो माड ऑफ वेक्टर R आपका हो जाता है इनके बीच का जो, इसको हम इरेज करते हैं, इसको समझने के लिए हमने बताया है, अगर रिजल्टेंट R हो ना, अगर रिजल्टेंट R हो, ठीक है, और ये वेक्टर F1 हो, इनके बीच का एंगल क्या हो, थीटा हो, इनके बीच का एंगल क्या हो, थीटा हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ क्या होता है आपका, अगर ये वेक्टर F1 हो, ये वाला वेक्टर F2 हो, तो माड ऑफ वेक्टर R क्या कहता है, मतलब ये होता है माड ऑफ वेक्टर F1 होल स्क्वायर प्लस माड ऑफ वेक्टर F2 होल स्क्वायर प्लस 2 माड ऑफ वेक्टर F1 इंटू माड ऑफ वेक्टर F2 इंटू कॉस थीटा, क्लियर, ए कॉस थीटा होता है। इसे आप सूत्र को नोट कर लीजिएगा अच्छे से। अगर कोई वेक्टर F1 इस डायरेक्शन में हो, वेक्टर F2 इस डायरेक्शन में हो, ठीक है ना, वेक्टर F2 इस डायरेक्शन में हो, अगर इनके बीच का कोण थीटा हो, वेक्टर R बराबर वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 हो जाता है, और जो इसका माड होगा अंडर रूट माड ऑफ F1 स्क्वायर प्लस माड ऑफ F2 स्क्वायर प्लस 2 माड ऑफ F1 F2 कॉस थीटा हो जाता है, क्लियर। इस चीज़ को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ये काम आएगा अभी हमारा, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आप ये चीज़ नोट कर लिए होंगे, ठीक है ना। तो आइए देखने का प्रयास करते हैं हम। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस चीज़ को, इन दोनों के बीच जो आपका है ना, ये जो यहाँ का रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट क्या हमने माना है, वेक्टर एफ है, रिजल्टेंट क्या है, वेक्टर एफ ए बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर एफ ए सी, अध्यारोपण के सिद्धांत से आप देख सकते हैं वेक्टर एफ ए सी प्लस वेक्टर एफ ए बी, ठीक है, अध्यारोपण के सिद्धांत से हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से इसको लिख सकते हैं ऐसा हम। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों चीज़ों के बीच का जो एंगल बन रहा है ना, दोनों वेक्टरों के बीच का, दोनों सदिशों के बीच का, वेक्टर एफ ए सी वेक्टर एफ ए बी, क्योंकि ये ए बी सी आपका क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, तो ए बी 60 ए बी 60 ए बी 60 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। तो बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है यहाँ पर देख लीजिए, अगर ए कोण होगा ना, कोई एक्स हो तो ए भी कोण एक्स होता है, अगर ए कोण वाई हो तो ए भी कोण वाई होता है, समझ में आया, यही होता है शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम यहाँ देख सकते हैं, ए 60 है तो ए 60 होगा, और ये क्या है, दोनों वेक्टरों के बीच का कोण है, तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, माड ऑफ वेक्टर एफ ए क्या हो जाएगा, तो माड ऑफ वेक्टर एफ ए सी, तो जरा इसका माड निकाल लेते हैं ताकि हमें आसानी हो। तो ये क्या होगा, माड ऑफ वेक्टर एफ ए सी क्या होगा आपका, माड ऑफ वेक्टर एफ ए सी निकालेंगे बाई कूलम्स लॉ, तो क्या होगा, के एफ ए सी है ना, तो एफ ए सी के क्यू क्यू बाई ए स्क्वायर, के क्यू क्यू बाई ए स्क्वायर है ना। तो मतलब ऐसे ही आप निकालेंगे ना, माड ऑफ वेक्टर एफ ए बी, तो ए भी सेम होगा यही चीज़, के ए बी ना, के क्यू क्यू इनके बीच का डिस्टेंस क्या, ए बाई ए स्क्वायर। तो कहने का मतलब आप यहाँ से देख सकते हैं, माड ऑफ वेक्टर एफ ए सी इज इक्वल टू माड ऑफ वेक्टर एफ ए बी इज इक्वल टू एफ को ले लेते हैं, ये क्या है, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है, ठीक है ना। इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आइए थोड़ा इसको इस साइड में देखते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। तो आइए देखने का प्रयास करते हैं, हम इसको इरेज करते हैं, थोड़ा आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा आप। अब मैं आशा करता हूँ आप इसे नोट कर लिए होंगे, तो इसको हम इरेज करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, यहाँ पर, तो यहाँ पर इसका जो माड ऑफ वेक्टर एफ ए होगा, तो इसको हमने एफ मान लिया है, तो क्या होगा, माड ऑफ वेक्टर एफ ए बाय डिफिनीशन क्या होगा, अंडर रूट
मॉड ऑफ वेक्टर एफ ए सी का होल स्क्वायर, तो है क्या है, ये क्या होगा पहले लिखते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर एफ ए सी का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर एफ ए बी का होल स्क्वायर प्लस इसी के अंदर लिखा हुआ 2 ऑफ मॉड ऑफ वेक्टर एफ ए सी प्लस मॉड ऑफ वेक्टर एफ ए बी। ठीक है ना, इसी चीज़ पे रखिए। यह है क्या, एफ, ये भी एफ है, देखिए यहाँ से समान है ना, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर एफ ए इज इक्वल टू एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, ए का थीटा हो जाएगा ना, यहाँ पर भूल गए हम, तो ये क्या होगा 2f, ए कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो यहाँ पर क्या होगा 2f स्क्वायर प्लस 2, ठीक है ना, इंटू एफ स्क्वायर, cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 1/2, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा आपका मॉड ऑफ वेक्टर एफ ए, है ना, ये क्या होगा 2f स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, ये क्या होगा अंदर 3f स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 3f स्क्वायर, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, वेक्टर एफ ए आ जाएगा आपका अंडर रूट 3f, और यहाँ f की वैल्यू क्या है, यहाँ f की वैल्यू क्या है आपका KQ/a स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, तो आपका मॉड ऑफ वेक्टर एफ ए क्या होगा √3 के f की वैल्यू क्या है KQ/a स्क्वायर, यही आपका निकल के आ जाएगा, आपका यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, क्या होगा ये KQ/a स्क्वायर, है ना, ए मॉड में होगा, ठीक है ना, यही आपका बेसिकली आंसर हो जाएगा न्यूटन में। क्लियर, अब आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है, तो आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा इस चीज़ को, ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिएगा, मैं आशा करता हूँ आप इसे नोट कर लिए होंगे अब, ठीक है, तो ये चीज़ हमारा ये फाइनली आंसर हो जाएगा। अब इसके डायरेक्शन की बात करेगा तो हम क्या करेंगे, इसके जो डायरेक्शन की बात करेगा तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, एक बल इधर लग रहा है, थोड़ा इसको इरेज करें हम, यहाँ पर देखिए एक बल इधर लग रहा है ना इस बिंदु पे, यही आपका वेक्टर एफ ए बी है, यही वेक्टर एफ ए बी है, ये कोई पॉइंट ए है, ठीक है, और यहाँ पर कौन सा बल लग रहा है, वेक्टर एफ ए सी है, हमें इन्हें जोड़ना है ना, तो हम क्या करेंगे, या तो इसको लें, इसके पैरेलल वेक्टर ले लें, या तो इसके लें, इसको पैरेलल, दोनों केस में सेम आएगा, देखो क्या, इसके पैरेलल हम वेक्टर ले लेते हैं ऐसे, क्योंकि ये भी जानते हैं जोड़ने का नियम क्या कहता है, दूसरे को क्या करते हैं, पहले दूसरे के पूंछ को पहले वाले की शीर्ष से जोड़ते हैं, ठीक है ना, और जो फाइनल वेक्टर होता है आपका जो पहले वाले का जो पूंछ होता है दूसरे वाले के शीर्ष से ऐड कर देते हैं, तो यही चीज़ आपका क्या हो जाएगा, वेक्टर एफ ए का डायरेक्शन ही आ जाएगा आपका, क्या होगा, यही वेक्टर एफ ए का डायरेक्शन हो जाएगा। क्लियर, या आप इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं, तो भी इसी केस में भी क्या यही वाला चीज़ आपको मिलेगा। क्लियर, तो यही वाला रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन हो जाएगा। अब जो भी बिंदु हो ना ऐसे करके हो जाएगा चीज़, समझ में आया ना, यही वाला आपका इसका डायरेक्शन बता देगा। क्लियर, और जो भी पॉइंट दिया रहेगा उसको हम बोल देंगे उधर की ओर हो रहा है, ठीक है। अब मैं आशा करता हूँ आप बात समझ गए होंगे, तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल इस चीज़ पे, ठीक है, तो इसे आप अच्छे से नोट कर लेंगे। अब मैं आशा करता हूँ आप ये नोट कर लिए होंगे। ऐसे अगर आप बी बिंदु पे भी निकालने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना, ऐसे ही सी बिंदु पे निकालने का प्रयास करेंगे, आप देखेंगे कि सारे केस में ये चीज़ सेम आने वाला है, ये वैल्यू क्या होगी, सेम आएगी। आपका इसमें टास्क होगा, आप बिंदु बी पे निकालेंगे नेट फोर्स और बिंदु सी पे निकालेंगे नेट फोर्स, ठीक है। तो इस चीज़ को आप करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल इस पे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक सवाल है, वो भी आपसे यहाँ पर देखिए, इस पे भी हम क्या कर लेते हैं, प्लस क्यू आवेश ले लेते हैं, इस पे भी क्या ले लेते हैं, प्लस क्यू आवेश, इस पे भी क्या कर लेते हैं, प्लस क्यू आवेश, इस पे भी क्या कर लेते हैं, प्लस क्यू आवेश ले लेते हैं। इसे नाम देते हैं ए बी सी और डी का,
ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसके मिड पॉइंट पे मतलब इसके विकर्णों के मध्य बिंदु पे क्या कर लेंगे, एक क्यू आवेश रख लेते हैं प्लस कैपिटल क्यू, ठीक है ना। तो इसके कारण हम क्या बोलते हैं, इस बिंदु, इसको मान लेते हैं बिंदु ओ हो, तो हमें बिंदु ओ पे नेट फोर्स निकालना है, ठीक है। तो ये चीज़ क्या होगा, यहाँ पर देखेंगे आप, ए भी डिस्टेंस सेम है, ए भी डिस्टेंस सेम होगा, ए भी डिस्टेंस सेम होगा, ए भी डिस्टेंस सेम होगा, ठीक है ना। तो हम मान लेते हैं ये डिस्टेंस क्या हो दिया हो आपको, ये वाला डिस्टेंस क्या हो, मिला दीजिए। इस डिस्टेंस को स्मॉल बी मान लीजिए, इसको स्मॉल बी, इसको भी स्मॉल बी, इसको भी स्मॉल बी, ठीक है ना, अगर डिस्टेंस सेम दिया गया हो, ठीक है ना। अब हम करेंगे क्या, इस बिंदु पे निकालना है ना, बिंदु ओ पे। अब हम देखेंगे 4 के कारण फोर्स लगेगा ना, क्योंकि यहाँ 5 बिंदु है, तो इसके कारण इस पर क्या नेट फोर्स होगा, इसके कारण देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बाई प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से। तो हम इस चीज़ को लिख सकते हैं, इस पे एफ, वेक्टर एफ पे जो आपका नेट फोर्स होगा, है ना, ये क्या होगा, वेक्टर एफ पे जो आपका नेट फोर्स होगा, यहाँ पर देखो नेट फोर्स जो आपके निकल के आएगा, ये क्या होगा, वेक्टर एफ ओ ए, मतलब बिंदु ए के कारण ओ पे लगने वाला बल, प्लस वेक्टर एफ ओ बी, बिंदु बी पे के कारण बिंदु ओ पे लगने वाला बल, वेक्टर एफ ओ सी प्लस वेक्टर एफ ओ डी, ठीक है ना। मैं ऐसा करता हूँ, बात समझ गए होंगे आप अब, ठीक है ना। जिस पे लगता है उसको पहले, जिसके कारण लगता है उसको बाद में लिखते हैं, ऐसे हम लिख सकते हैं। अब यहाँ से आप देख रहे हैं, अब इसके कारण जो इस पे बल लग रहा है ना, बिंदु ए के कारण, यहाँ पर देखिए बिंदु ए के कारण जो इस बिंदु पे लग रहा है वो कौन सा है, क्योंकि आवेश दोनों का सेम है, तो क्या लगेगा, ये कौन सा बल लगेगा, रिपल्सन का। तो ऐसे लगेगा, यही वेक्टर एफ ओ ए। अब यहाँ पर देखेंगे हम, वेक्टर सी के कारण कौन सा इस पे बल लगेगा, ये भी क्या होगा, ये भी आपका रिपल्सन होगा, ठीक है ना। ये भी मतलब प्रतिकर्षण करेगा, इसको दूर भेजेगा, तो ये भी क्या होगा, इधर लगेगा वेक्टर एफ ओ सी, क्लियर। ये क्या लगेगा, वेक्टर एफ ओ सी। अब यहाँ से आप इसका जब रिजल्टेंट निकालेंगे, देखेंगे कि दोनों सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर एफ ओ सी को लिख सकते हैं, वेक्टर यहाँ से लिख सकते हैं वेक्टर एफ ओ सी को माइनस ऑफ वेक्टर एफ ओ ए, क्या लिख सकते हैं, वेक्टर एफ ओ ए है, तो यहाँ वेक्टर ए सी को क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ वेक्टर एफ ओ ए। ऐसा क्यों, क्योंकि इनके बीच का अगर निकालेंगे इसका मारना, तो के क्यू बाई बी स्क्वायर, इसके भी लिए क्या आएगा, के क्यू स्क्वायर बाई बी स्क्वायर आएगा, क्लियर, ठीक है ना। इसको अच्छे से आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा हम निकाल के आपको दिखा देते हैं, वेक्टर एफ ओ ए आपका क्या होगा, वेक्टर एफ ओ ए क्या होगा, यहाँ पर देखिएगा, ये क्या होगा, के क्यू बाई बी स्क्वायर, है ना। तो वेक्टर एफ ओ सी क्या होगा, यहाँ पर मान लीजिए आर कैप है, ये चीज़ क्या होगा, यूनिट वेक्टर आर कैप है, ठीक है ना। इसका डायरेक्शन हमने क्या माना है, ए ओ के कारण ए पे लगने वाला बल, यहाँ पर देखो ओ के कारण ए पे लगने वाला बल, सॉरी ए के कारण, है ना, ए के कारण ओ पे लगने वाला बल, क्लियर ना। ये किधर जा रहा है, यहाँ पर आप देख रहे हैं वेक्टर एफ ओ ए किधर, इधर है ना। तो हमने वे जो आपका वेक्टर आर कैप लिया है इस डायरेक्शन में लिया है, आर कैप इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना। तो ओ सी के लिए आप देखेंगे, आप वेक्टर एफ ओ सी के लिए के क्यू बाई बी स्क्वायर होगा, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं डायरेक्शन इधर है, उसी लाइन पे लाई कर रहा है, तो ये क्या होगा, माइनस का आर कैप हो जाएगा। तो यहाँ से आप निकाल के देखेंगे ना, तो यही चीज़ आपका आ जाएगा। यहाँ से आप निकालेंगे तो क्या आएगा, वेक्टर एफ ओ ए आपका हो जाएगा माइनस ऑफ वेक्टर एफ ओ सी। यहाँ से आप देख सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है ना। वेक्टर एफ ओ ए इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर एफ ओ सी। इसी प्रकार से आप देखेंगे, अब इस पे देखेंगे डी आप बिंदु के कारण ओ पे लगने वाला बल क्या होगा, वेक्टर एफ ओ डी हो जाएगा, ठीक है ना, वेक्टर एफ ओ डी हो जाएगा। अब बिंदु बी के कारण लगने वाला डी पे, मतलब कि बिंदु बी पे बिंदु ओ के कारण लगेगा कौन सा बल, वेक्टर एफ ओ बी, ये क्या होगा, वेक्टर एफ ओ बी हो जाएगा। समझ में आया, ये क्या होगा, वेक्टर एफ ओ बी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं, वेक्टर एफ ओ बी जो आपका हो जाएगा, क्योंकि दोनों परिमाण में भी समान है, ठीक है ना, मतलब यही दोनों आवेश भी है, इनके बीच का डिस्टेंस वही है, तो ये दोनों भी समान है परिमाण में, लेकिन दिशा में क्या है, अपोजिट है। तो इसको भी लिख सकते हैं, वेक्टर एफ ओ बी क्या होगा, वेक्टर माइनस ऑफ वेक्टर एफ ओ डी। तो इसी वैल्यू को आप पुट करेंगे, तो जो वेक्टर एफ ओ बी दिख रहा है ना, वेक्टर एफ ओ बी ऐसे लिख देंगे,
वेक्टर एफ ओ डी किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ऑफ वेक्टर एफ ओ बी के, माइनस ऑफ वेक्टर एफ ओ बी के। तो यहाँ से आप देख सकते हैं वेक्टर एफ ओ बी माइनस वेक्टर एफ ओ बी कैंसिल आउट हो जाएगा ये चीज़। ये भी वेक्टर एफ ओ, यहाँ पर आपका वेक्टर क्या आएगा, जीरो वेक्टर। तो इसका जो माड ऑफ वेक्टर एफ क्या हो जाएगा आपका, माड ऑफ वेक्टर एफ ओ, ये भी क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है ना। तो कहने का मतलब इस बिंदु पे जो नेट फोर्स लग रहा है उसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं आशा करता हूँ बात समझ रहे होंगे आप। तो इस चीज़ को अच्छे से नोट कर लीजिएगा, मैं आशा करता हूँ आप नोट कर लिए होंगे। तो हम इस चीज़ को इरेज करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले आप थोड़ा अगर आप चाहते हैं कि अच्छे से आप इसको समझ पाएँ तो आप थोड़ा क्लास 11 का जो वेक्टर वाला चैप्टर है ना, उसको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस पर कुछ कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर हम देखेंगे ना, अगर दो बिंदु आपको दिए हों, ठीक है ना, दो मतलब कि आवेश दिए हों, अब एक तीसरा आवेश आएगा तो उसको हम किस बिंदु पे रखेंगे कि वो रिजल्टेंट उसका उस पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसके हम दो केस पढ़ेंगे। पहला केस होगा अगर दोनों आवेश कैसे हों, समान हो, तो हम क्या करेंगे, दो आवेशों के बीच साम्य बिंदु, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम पोजीशन बिटवीन टू चार्जेज। तो इसी चीज़ को हम देखेंगे। हमारा हेडिंग क्या होगा, तो आवेशों के बीच साम्य बिंदु। ठीक है ना। तो पहला केस हम इसमें देखेंगे, दो आवेशों के बीच साम्य बिंदु। दो आवेशों के बीच साम्य बिंदु। ठीक है ना, मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट बिटवीन टू चार्जेज। दो मतलब पॉइंट चार्जेज ही होंगे। यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दो बिंदु आवेशों के बीच ठीक है ना, मतलब क्या, इक्विलिब्रियम पॉइंट बिटवीन टू चार्जेज। तो पहला केस क्या होगा, दोनों आवेश अगर सेम हो, दोनों आवेश समान हो। समान होने का मतलब क्या, प्रकृति में समान हो। ठीक है ना, दोनों आवेशों की प्रकृति, इसको अच्छे से लिख देते हैं हम, दोनों आवेशों की प्रकृति क्या हो, समान हो। पहला, दोनों आवेश की प्रकृति क्या हो, समान हो। दोनों आवेशों की प्रकृति अगर समान हो, ठीक है, तो क्या होगा, दोनों आवेशों की प्रकृति का मतलब क्या, दोनों आवेश कैसे हो, या तो धनावेश हो या दोनों ऋणावेश हो, मतलब दोनों पॉजिटिव चार्ज हो या निगेटिव चार्ज हो। तो यहाँ पर देखिए, अगर एक Q1 हो और एक कौन सा आवेश हो, Q2 हो, इनके बीच की जो सेपरेशन है क्या, इनके केंद्रों के बीच की दूरी क्या हो, इनके सेंटर के बीच की दूरी स्मॉल r हो। क्लियर, तो इसको भी प्लस प्लस ले लें, इसको भी प्लस प्लस ले लें। तो हम आप इस बिंदु पे कोई तीसरा आवेश क्यों ला करके कहाँ पे रखेंगे हम, कि वो क्या होगा, वो आवेश आपका पॉजिटिव या निगेटिव इससे फर्क नहीं पड़ता हमको, लेकिन वो क्या होगा, वो कहाँ बीच में आएगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन। कहने का मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन वही होगा ताकि इन दोनों के कारण जो रिजल्टेंट फोर्स उस पर लग रहा है वो जीरो हो, इन दोनों आवेश का जो परिणामी बल उस पर लगेगा वो जीरो हो। तो इसको हम देखें, अगर इस बिंदु पे बाहर रखते हैं ना, मान लीजिए बाहर रख रहे हैं इस चीज़ को, तो ये चीज़ क्या होगा, मान लेते हैं प्लस क्यू हो। ठीक है ना, प्लस क्यू ही मान लीजिए। ठीक है ना, तो इसके कारण इस पर कौन सा बल लगेगा, मान लीजिए F1 लग रहा हो। ठीक है ना, Q1 के कारण इस पर F1 बल लग रहा है, वो भी क्या होगा, रिपल्सिव होगा बाहर की ओर। अब इसके कारण इस पर कौन सा बल लगेगा, F2, वो भी इसी डायरेक्शन में लगेगा। तो इनका रिजल्टेंट तो कभी जीरो होने वाला नहीं है क्योंकि सेम डायरेक्शन में है। समझ में आया। तो यहाँ भी हम इस चीज़ को नहीं रख पाएंगे। थोड़ा माइनस क्यू आवेश लेके देखते हैं, तो माइनस क्यू आवेश लेके देखेंगे यहाँ पे, तो इसके कारण इस पर कौन सा बल लगेगा, एट्रैक्टिव का, है ना। इसके कारण इस पर कौन सा बल लगेगा, तो एट्रैक्टिव का लगेगा। तो ये क्या होगा, ये इसी डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। इस बिंदु के कारण इस पे जो आवेश लगेगा, है ना, ध्यान से देखिएगा, इस पे जो इस बिंदु के कारण लगेगा तो ये क्या होगा, इसकी तरफ चला जाएगा, इसी डायरेक्शन में हो जाएगा E1, सॉरी F1 होगा ना है। और इसके कारण इस पे जो आप बल लगेगा वो क्या होगा,
F2 ए भी इसी डायरेक्शन में हो जाएगा, तो ए भी कभी जीरो नहीं होने वाला है, ठीक है ना, समझ में आया। तो इसी प्रकार से आप इधर रख के चेक करेंगे तो भी ऐसा ही होगा, ठीक है ना। यहाँ पर आप इसको बीच में रखिए आप, अगर यही प्लस क्यू आप इसको बीच में रखेंगे तो क्या होगा, इसके कार्य इस पर कौन सा बलेगा, प्रतिकर्षण, इसी कार्य इस पर कौन सा बलेगा, प्रतिकर्षण। देख रहे हैं ना, अगर दोनों विपरीत हो जा रहे हैं तो मान लेते हैं अगर ये आपका इसके कार्य इस पर जो लग रहा है F1 हो, इसके कार्य जो इस पर लग रहा है क्या हो, F2 हो, ठीक है ना। वेक्टर में मानते हैं इनका जो माड हो ना F1 हो, इसका भी माड क्या हो, F2 हो। तो साम्यावस्था की स्थिति में दोनों बल बराबर होंगे, ठीक है ना। तो इसको कहने का मतलब F1 इज इक्वल टू F2, ओके। और F1 की वैल्यू क्या होगी भाई, कूलम्स लॉ। F1 की वैल्यू पुट करेंगे कूलम्स लॉ, ठीक है ना। अगर मान लेते हैं कि क्या है, कोई कांस्टेंट है, मतलब जो मीडियम पे डिपेंड करता है, क्लियर। तो इसी चीज़ को आप रखेंगे कि दोनों के लिए मीडियम सेम ही होने वाला है, कि इसके लिए क्या होगा, F1 की वैल्यू के Q1 Q बाई, यहाँ से मानते हैं इसका डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से इसको डिस्टेंस को तो मानेंगे ना हम पहले, x हो तो पूरा डिस्टेंस का स्मॉल r था तो इतना क्या हो जाएगा, स्मॉल r माइनस एक्स हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ से रखते हैं के Q1 Q बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कूलम के नियम से के Q2 Q बाई r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो देख रहे हैं यहाँ से आप, ये जो Q है और के कैंसिल आउट हो जाए क्योंकि ये जीरो नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ क्या हो जाएगा, तो आपका जो आएगा Q1 बाई एक्स स्क्वायर और ये क्या आएगा Q2 बाई r माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, Q2 बाई r माइनस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली आपको एक कंडीशन मिल गया। अब आप जब कभी दो सिमिलर चार्ज होंगे, दो समान आवेश होंगे, उनके बीच आपको इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पॉइंट प्राप्त करना रहेगा। तो इसी फार्मूले का हम प्रयोग करेंगे, Q1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 बाई r माइनस एक्स स्क्वायर। इस चीज़ को अच्छे से राइट डाउन कर लीजिएगा आप, ठीक है। अब आइए देखते हैं इसी पे कुछ शॉर्टकट। अगर इसी चीज़ को हम क्या करें, अच्छे से सॉल्व कर लें, दोनों तरफ का अंदर रूट ले लें, तो यहाँ पर क्या होगा, तो दोनों तरफ का अंदर रूट लेंगे तो ये चीज़ क्या होगा, रूट Q1 बाई एक्स आपको मिल जाएगा रूट Q2 बाई r माइनस एक्स, ठीक है। इसी को सॉल्व कर लेंगे गुणा करके, इधर गुणा करेंगे तो क्या होगा, रूट Q1 इंटू आर माइनस रूट Q1 इंटू एक्स बराबर क्या हो जाएगा, रूट Q2 इंटू एक्स, क्लियर। इसी को थोड़ा सॉल्व कर लेंगे आप, तो रूट Q1 इंटू आर बराबर हो जाएगा रूट Q1 इंटू एक्स प्लस रूट Q2 इंटू एक्स। यहाँ से आप x की वैल्यू क्या निकालेंगे, यहाँ से कॉमन लेंगे x ना, तो यहाँ हो जाएगा रूट Q1 प्लस रूट Q2 बराबर क्या हो जाएगा, रूट Q1 इंटू आर। समझ में आया। तो यहाँ से x बराबर क्या निकाल देंगे, रूट Q1 बटे क्या, रूट Q1 प्लस रूट Q2 इंटू आर। ये फाइनली आपका एक चीज़ निकल के आ जाएगा। इसी पे शॉर्टकट मेथड हम लगा देंगे, ये आपका शॉर्टकट मेथड होगा, ठीक है ना। मतलब Q1 क्या हो, कोई Q1 अगर आपका छोटा हो ना, Q2 बड़ा हो, तो ये चीज़ जो आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगा, जो इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगा, जो आपका स्मॉल चार्ज होगा उससे स्मॉल डिस्टेंस पे, छोटे आवेश से छोटी दूरी पे, और जो बड़ा आवेश होगा क्या, जो बिग चार्ज होगा उससे अधिक दूरी पे आएगा, ठीक है ना। यहाँ से आप निकाल सकते हैं। अगर ये आपका क्या हो, यहाँ पर अगर Q1 आपका स्मॉल चार्ज हो, कहने का मतलब Q1 आपका Q2 से छोटा हो, ठीक है ना, तो आपका जो x आएगा वो r माइनस से छोटा होगा। समझ में आया। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आप जानते हैं कि जो बल होगा, ठीक है ना, एक मान लो चार्ज छोटा है, ठीक है ना, तो इससे बल कैसे बढ़ेगा, उनके बीच की डिस्टेंस को हम कम कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वो बढ़ जाएगा। और ये आवेश बड़ा है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, इसके डिस्टेंस के बीच को बढ़ा देंगे तो वो घट जाएगा, तभी तो दोनों केस में वो बराबर होगा, तभी तो इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन प्राप्त होगा ना हमें। तो इस चीज़ को आप अच्छे से नोट कर लेंगे, यहाँ स्टार बना के लिखेंगे। जो आपको साम्यावस्था का जो पॉइंट मिलेगा ना, वो कहाँ मिलेगा, छोटे आवेश से छोटी दूरी पर तथा बड़े आवेश से बड़ी दूरी पर। क्या मिलेगा आपको, जो साम्यावस्था का बिंदु मिलेगा, ऊपर लिख लेते हैं साम्यावस्था का बिंदु, छोटे आवेश से छोटी दूरी पर तथा बड़े आवेश से बड़ी दूरी पर मिलेगा।
यहाँ पर आप लिख सकते हैं ये चीज़ मिलेगा। क्लियर, इसे आप नोट करके लिख लीजिएगा अच्छे से। तो आप इसे नोट करके लिख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। तो आइए देखते हैं इसी पे एक न्यूमेरिकल, आप इसे लिख लिए होंगे, ठीक है। इसको हम इरेज करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे अगर यहाँ पे आपको 4 माइक्रोकूलम का आवेश दे दिया जाए, यहाँ पे 9 माइक्रोकूलम का आवेश आपको दे दिया जाए, है ना। तो अगर इनके बीच का आपको जो सेपरेशन दे दिया जाए 10 सेंटीमीटर दे दिया जाए, क्या 10 सेंटीमीटर दे दिया जाए, ठीक है ना। तो पूछा जाएगा हम क्यों आवेश लेकर आ रहे हैं ना, इसके किस बिंदु पे रखें, तो क्या हो, इस पर आपका दोनों बल, इस पर कोई नेट बल क्या लगे, 0 है, साम्य उसमें उस बिंदु पे क्या हो जाए, साम्यावस्था आ जाए। तो हम क्या करेंगे, फाइनली इसी सूत्र को लगा देंगे। तो क्या होता है सूत्र, Q1/x² इज इक्वल टू Q2/r - x का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं Q1 की वैल्यू क्या है, 4 माइक्रोकूलम। ये माइक्रोकूलम का मतलब क्या है, 10⁻, 1 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रो का मतलब क्या होता है 10⁻⁻6, ठीक है ना। तो कूलम है तो कूलम हो जाएगा माइक्रोकूलम में, ठीक है ना, क्योंकि हमें एसआई यूनिट में ही रखना है। चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। तो इसी सूत्र पे रख दीजिए आप, ये क्या होगा 4 × 10⁻⁻6/x²। इसी को हमें प्राप्त करना है ना। Q2 की वैल्यू क्या है, Q2 की वैल्यू आपको है 9 × 10⁻⁻6। तो यहाँ R की वैल्यू है क्या, 10 - x का होल स्क्वायर। बेसिकली सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में आंसर आएगा। देख रहे हैं 10⁻⁻6 से 10⁻�6 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से इस पर आप लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं 10 - x/x, इसको इधर लेके आएंगे तो उसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 9/4 हो जाएगा। क्लियर, यहाँ से आप देख सकते हैं 9/4 आ जाएगा। तो इसको हम इधर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोनों तरफ का अंदर रूट ले लेंगे तो क्या होगा ये चीज़, तो 10 - x बराबर में हो जाएगा 10 - x/x, ये क्या हो जाएगा √9/4, मतलब प्लस माइनस आ जाएगा ना। तो ये क्या हो जाएगा +-3/2। हम क्या लिखेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे एक बार, तो क्या होगा 10 - x/x इज इक्वल टू 3/2। तो इसी को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा इधर 20 - 2x इज इक्वल टू 3x। यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, इधर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इधर भेजेंगे तो क्या होगा 5x इज इक्वल टू 20। तो x बराबर क्या मिल जाएगा आपको 20/5 मतलब 4। तो x बराबर क्या मिल जाएगा आपको +4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको 4 सेंटीमीटर मिल जाएगी। और इसको हम माइनस में एक बार लेके चेक करेंगे तो यहाँ पर 10 - x निगेटिव लेने पर इसी चीज़ को हम लिख लेंगे, निगेटिव लेने पर हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा 10 - x/x इज इक्वल टू -3/2। इसको सॉल्व करेंगे आप क्या होगा 20 - 2x इज इक्वल टू -3x। क्लियर, तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो इधर भेज देंगे तो -x बराबर 20 आ जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा -20, और x बराबर -20 का मतलब क्या है, x की वैल्यू आपकी क्या है, ये r - x है ना, मतलब 10 - x। तो ये वाला 10 - x है तो x की वैल्यू -20 इधर जा रहा है, बाहर चला जा रहा है चीज़। तो इसकी ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपका नेगलेक्ट हो जाएगी, ये वैल्यू क्या हो जाएगी नेगलेक्ट हो जाएगी। क्लियर, तो आपका फाइनली आंसर क्या होगा +4 सेंटीमीटर। अभी हम बताएं जो छोटे आवेश से आएगा वो छोटी दूरी पे आएगा। तो कहने का मतलब यहाँ से आप 4 सेंटीमीटर की दूरी पे रखेंगे ना कोई चार्ज, तो यहाँ इस केस में आपका जो बल लगेगा इस पर नेट फोर्स वो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा आंसर, x बराबर आपका +4 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है ना, मैं आशा करता हूँ बात समझ गए होंगे। तो आइए इसको शॉर्टकट मेथड से देखते हैं कैसे, तो इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। मैं आशा करता हूँ आप इसे नोट कर लिए होंगे। तो आइए देखते हैं शॉर्टकट मेथड से इसे कैसे लगाते थे हम। तो अभी भी हमने बताया है कि जो x पे की वैल्यू आएगी आपकी √Q1 अपान √Q1 + √Q2 इंटू r आएगी। तो यहाँ से देखिए क्या होगा, तो x की वैल्यू क्या होगी यहाँ से √Q1 अपान √Q1 + √Q2 इंटू r, यही वैल्यू आएगी ना। तो यहाँ से देखिए √Q1 की वैल्यू क्या है 4 माइक्रोकूलम। तो इसको हम लिखेंगे अंदर लिखेंगे तो 4 × 10⁻⁻6 है ना, बटे क्या बटे ए भी क्या है 4 × 10⁻⁻6 प्लस 9 × 10⁻�6, आर की वैल्यू क्या है 10। तो इसी को सॉल्व कर लेंगे हम। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 2 × 10⁻⁻3, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 × 10⁻⁻3, यहाँ पर क्या होगा 3 × 10⁻⁻3 इंटू 10। यहाँ से देख सकते हैं 10⁻³ ले कॉमन लेके ऊपर नीचे कर सकता है। क्लियर है ना।
तो एक कॉमन लेकर ऊपर नीचे कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपको 2 + 3 × 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/5 × 10, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 दूनी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है ना, इससे हम ऐसे भी लगा सकते हैं। तो यहाँ देखिए, तो ये आपका फाइनली 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर। अब मैं आशा करता हूँ ये बात समझ गए होंगे आप, तो इस चीज़ को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब मैं आशा करता हूँ आप इस चीज़ नोट कर लिए होंगे। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इसका सेकेंड केस, मतलब अगर दोनों बिंदु आवेश क्या हों, उनके बीच का साम्य बिंदु हमें प्राप्त करना हो। ठीक है ना, वो भी क्या होगा, कम आवेश से कम दूरी पे, अधिक आवेश से अधिक दूरी पे। क्लियर। तो इसको भी हम प्राप्त करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसका सेकेंड केस क्या होगा, सेकेंड केस क्या होगा, अगर दोनों आवेशों की प्रकृति विपरीत हो, एक प्लस हो एक निगेटिव हो, एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।